हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में रिलीज हुई वेब सीरीज क्वीन ऑफ टीयर्स के 3rd एपिसोड। ये एक रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है। ये एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था कि हेन पर एक जंगली सुअर ने अटैक करने आया था और सही टाइम पर यूनू आकर उसे बचा लेता है। फिर हम 4 साल पहले देखते हैं हेन और यूनू ने डेटिंग जस्ट शुरू किया था। यूनू हेन को अपना होम टाउन दिखाने लाया था जहाँ वो उसे अपनी फैमिली का सबसे बड़ा फलों का बगीचा दिखाता है और बताता है कि जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है ये पूरी जगह हमारी है। अभी तक उसको हेन की असली आइडेंटिटी पता नहीं थी। फिर वो कहता है कि शायद मेरी मॉम अभी हमारी स्टोर पर होगी, हमारी एक दुकान भी है और यहाँ हमारा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। फिर वो अपने शॉप पर ले जाता है लेकिन वहाँ पे उसकी मॉम नहीं थी, तो वो उसे आइस पॉप देता है जो हेन को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हेन इसे पहली बार खा रही थी। यूनू उसे पूछता है कि क्या तुमने आइस पॉप कभी नहीं खाई, तो वो कहती है नहीं। फिर वो कहता है कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें बचपन में कभी भी आइस पॉप नहीं दिलाई थी, हेन कहती है नहीं। तो यूनू को उसके लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो समझ रहा था कि हेन की फैमिली बहुत ज्यादा पुअर थी। तो वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। हेन पूछती है क्या समझे, तो वो कहता है कि तुम हमेशा होल्स वाली शर्ट पहनती हो। हेन कहती कि वो तो विंटेज स्टाइल है जो मैं खास यूरोप से कहकर रुक जाती है क्योंकि यूनू अपनी बात बोलते रहता है और कहता है कि तुमने जो ये पहना है ऐसे कपड़े मेरी दादी पहनती है। हेन कहती है मेरी बात तो सुनो, तुम्हें जब पता चलेगा मेरे इन कपड़ों का प्राइस के बारे में तो तुम बहुत शौक हो जाओगे। तो कहता है कि मेरे सामने प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। हेन कहती है कि ट्रस्ट मी, मैं इतने भी पुअर नहीं हूँ, पर उसका रिएक्शन नहीं बदलता। तो वो कहती है सच में, मैं सच कह रही हूँ। पर वो कहता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज से बल्कि अभी से मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जो तुमने अपनी लाइफ में कभी भी एंजॉय नहीं की। तो वो बस उसकी बात सुन रही थी। वो बताता है कि मैंने बताया था ना कि मैंने सोल में एक अपार्टमेंट लीज पर लिया है, पर उसके साथ मैं हर महीने 2 मिलियन वॉन की सेविंग भी करता हूँ। वो तो बस उसे देखे जा रही थी। तो यूनू कहता है कि अब तुम मुझे ऐसे मत देखो जैसे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपनी बड़ाई तो नहीं कर रहा, पर इट्स ओके, अगर तुम्हारी फैमिली कर्ज में है तो भी कोई बात नहीं। जो सुन के हेन तो हंसने लगती है और कहती है मेरी फैमिली कर्ज में। तभी वो कहता है अगर इससे भी कोई बड़ी प्रॉब्लम है तभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हर कदम पर तुम्हारे पास रहूंगा। तो इसी तरह से इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी, पर ये मेमोरी अभी अचानक से हेन के दिमाग में आई थी। अब प्रेजेंट में वो जंगली सुअर हेन की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तब हेन ने यूनू को याद किया था और तभी वो उसके सामने आके उस जंगली सुअर से हेन को बचा लेता है। हेन अपने हेलोजिनेशन से ही बाहर आ जाती है और यूनू को अपने सामने देखकर उसे चैन आया था। तभी इधर भागते हुए यंगसन भी पहुंच जाता है और हेन के हालत के बारे में पूछने लगता है, पर यूनू उसे कहता है कि तुम अभी तक अपने इलाके में नहीं गए। यंगसन फिर से हेन से पूछता है, पर यूनू कहता है कि अभी हेन को काफी रेस्ट की जरूरत है, इसलिए तुम अभी लौट जाओ। ये कहकर वो हेन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो हेन बताती है कि मुझे सच में लगा था कि मैं आज मरने वाली हूँ। चलते चलते हेन के पैर में मोच आ गई थी, इसलिए वो चल नहीं पा रही थी। तो यूनू उसे उठाकर ले आता है। अब इससे हेन थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। तो वो कहता है क्या ये एक्टिंग लग रहा है। हेन कहती है नहीं, क्योंकि मुझे चोट लगी है तो ये चलेगा, ये बोलकर स्माइल करती है। फिर वो उसे रिजॉर्ट तक ले आता है। हेन को उठाकर लाते हुए देखकर सब लोग हैरानी से उनको देखने लगते हैं। हेन की मॉम सियोली से पूछती है कि डैडी जी शिकार से इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आए। तो सियोली उन्हें बताती है कि ग्रेट सामन ने बताया था कि आज उनका शिकार पे जाना उनके लिए खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने उन्हें वापस बुला लिया। तभी सुचल भागता हुआ आता है और मॉम को हेन के बारे में बताता है कि उसे चोट लगी है। ये सुनते ही मॉम तो भागकर उसके पास चली आती है और उसे डॉक्टर को बुलाने की बात करती है, पर हेन कहती है मैं ठीक हूँ। वही वॉमजा तो यूनू की तारीफ करते नहीं थक रही थी कि उसने कितनी बहादुरी से तुम्हारी जान बचाई, और यूनू से तो डैड भी काफी इम्प्रेस हो गए थे। सुचल कहता है कि मुझे इतने सालों से लगा था कि उसे गन चलाने तक नहीं आती, तो वो इतने सालों तक बस नाटक कर रहा था। डैड बताते हैं कि वो गन चलाने में माहिर होगा, वरना एक जंगली सुअर को मारना इतना आसान नहीं है। उन्हें मारने के लिए सही जगह पर निशाना लगाना पड़ता है। पर हेन की मॉम कहती है कि वो तो बस लकी था, अगर उसका निशाना मिस हो जाता तो। हेन बताती है कि उसके लिए गन चलाने कोई नई बात नहीं है, वो मिलिट्री और स्पेशल गाइड टीम का बेस्ट शूटर रह चुका है। ये सुन के सुचल हैरान हो जाता है क्योंकि वो हमेशा इसे कहता था कि मैं तुम्हें शूटिंग करना सिखाऊंगा। इस पर हेन उसे कहती है कि क्या अब तुम्हें समझ में आया कि तुम कितने बड़े बुद्धू हो जो उसे शूटिंग सिखाने चले थे। फिर रात को यूनू जंगल में चेक करने गया था कि वो जंगली सुअर अचानक से वहाँ से कैसे आया था। तभी उसकी नजर पड़ती है फिशिंग पर और वो एक साइड से टूटी हुई थी और जमीन पर बहुत सारा चारा डाला हुआ था, मानो किसी ने जानबूझकर उस जंगली सुअर को बाहर लाया था। फिर रात को सभी लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं, जहाँ वो सभी को बताता है उस टूटे हुए फिशिंग के बारे में, जहाँ से वो जंगली सुअर बाहर आया था।
जो सुन के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी शिवली कहती है कि वो जगह तो चेयरमैन के एरिया के अंदर आता है। तो बमजा कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि किसी ने जानबूझकर हमारे डैड को चोट पहुंचाने के लिए ये प्लान किया था। शिवली कहती है हो भी सकता है। इस पे ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं खुद सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करूंगा और सबको शांति से खाना खाने के लिए कहते हैं। डैड यूनू को अपने हाथ से खाना सर्व करते हैं और उसके फेवरेट डिशेस भी मंगाते हैं। ये देखकर तो यूनू हैरान रह जाता है क्योंकि इससे पहले कभी भी हैन के फैमिली मेंबर्स किसी ने भी उसकी ऐसी खातिरदारी नहीं की थी। वहीं हैन की मॉम योंगसोंग के बारे में पूछने लगती है तो योंगसन बताता है कि वो एक अनाथ था जिसे 13 साल की उम्र में एक यूएस के कपल ने अडॉप्ट किया था, पर वो भी अब अनाथ हो गया है क्योंकि उनका भी मौत हो चुकी है। इस पर ग्रैंडपा और हैन की मॉम कहती हैं कि तुम हमारी फैमिली को ही अपनी फैमिली समझ सकते हो। तभी यहाँ के केयरटेकर को ग्रैंडपा बुलाते हैं जो अपने डॉग के साथ आए थे और ये डॉग ग्रैंडपा को बहुत पसंद आता है। तो वो उसे पूछते हैं कि क्या ये डॉग तुम मुझे बेचना चाहोगे। पर केयरटेकर उन्हें बताता है कि ये डॉग मेरी फैमिली जैसा है क्योंकि इसने एक बार मेरे बेटे को आग से बचाया था, तभी से ये डॉग मेरी फैमिली का एक मेंबर बन चुका है, इसलिए मुझे माफ करना, मैं ये डॉग आपको नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर ग्रैंडपा थोड़ा अपसेट होते हैं पर उन्हें कुछ नहीं कहते। फिर यंगसन खाना खाने के बाद केयरटेकर के घर जाता है और उन्हें डॉग के बदले 100 मिलियन वॉन ऑफर करता है। पहले तो केयरटेकर काफी हिचकिचाता है पर 100 मिलियन वॉन के लिए वो डॉग को यंगसोंग को दे देता है। इधर सुचल यूनू को हॉल में देखता है और उसे पूछता है कि तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा रूम तो 2nd फ्लोर में है। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है। सुचल कहता है कि फिर सोने जाओ, काफी रात हो चुकी है। वो कहता है हाँ बस जा ही रहा हूँ। तो सुचल उसे गुड नाइट कहकर जाने लगता है पर वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने मुझे तुम्हारी कंपनी पर चल रही केस के बारे में पूछा था ना, तो अभी मैं उस केस के बारे में डिटेल में बता सकता हूँ, इसलिए बैठो और पूछो जो पूछना है। पर सुचल कहता है कि वो बस कल देख लेंगे क्योंकि मुझे अभी सोने जाना है। तो कहता है कि ये तो तुम्हारे लिए बुरा हुआ, तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी जिससे तुम्हारी कंपनी का भी अच्छा होता। पर सुचल कहता है कि एक बात बताओ, कहीं तुम मेरे बहन से डर तो नहीं रहे हो कि तुम एक साथ एक रूम में सोने से। जो सुनकर यूनू फेंक हंसी देते हुए कहता है मैं भला क्यों डरूंगा, वो मेरी वाइफ है तो मैं उसके साथ सोने से क्यों डरूंगा, तुम भी ना क्या जो बात करते हो, चलो फिर मैं चलता हूँ। ये कहकर वो जाने लगता है पर वो रिजॉर्ट के बाहर की ओर जा रहा था तो सुचल उसे रोकते हुए कहता है कि 2nd फ्लोर उधर नहीं है, सामने सीढ़ी से ऊपर जाता है। वो कहता है हाँ मुझे पता है, मैं तो बस थोड़ा सा नाइट वॉक कर रहा था। ये बोलकर वो ऊपर जाने लगता है। सुचल तो समझ रहा था कि वो हैन से डर रहा था क्योंकि वो अपनी बहन को अच्छे से जानता था। तो यूनू एकदम धीरे धीरे से बिना आवाज किए रूम के अंदर आ जाता है, फिर हैंगर में अपना कोट टांग देता है और बिना आवाज किए बेड पे लेट जाता है। और तभी हैन कहती है कि कहाँ थे अब तक जो तुम्हें इतनी देर हो गई। वो तो काफी नर्वस होकर पूछता है कि तुम अभी तक सोई नहीं। वो कहती है बस अभी जागे और मैंने तुम्हें अभी कुछ पूछा है। तो वो कहता है कि वो सुचल मुझे कुछ पूछ रहा था इसीलिए वहीं हम लोग बात कर रहे थे। हैन तुरंत उठ जाती है, उसे कहती है कि क्या वो सुचल अभी भी तुम्हें परेशान कर रहा है, अभी उसे समझा कर आती हूँ। कहकर वो नीचे उतरने लगती है पर वो उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी तुम कहो तो मैं उसे डांट कर आ जाऊं, पर तुम गुस्सा मत करो। हैन कहती है काफी रात हो गई है इसलिए अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो अभी मेरी टॉप उतारने में मुझे थोड़ी हेल्प कर दो। ये सुनकर वो चौंक जाता है। हैन कहती है कि मेरे बैक बटन खोलने में मेरी हेल्प कर दो, मेरे हाथ पे भी चोट लगी है। वो काफी नर्वस होकर उसके टॉप के बटन्स को खोल देता है। वो कहती है तुम अपने कपड़े क्यों नहीं उतार रहे हो। तो वो और ज्यादा हैरान होकर पूछता है कि क्या मतलब। तो वो कहती है क्या तुम्हें सावर नहीं लेना है। जो सुन के वो सावर लेने चला जाता है, जहाँ वो नहाते हुए सोचता है कि क्या मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। पर बाहर हैन तो उसी के ही ख्यालों में डूबी हुई थी। उसके दिमाग में तो बार बार यूनू ने जैसे उसे बचाया था वही मूवमेंट चल रहा था। वो अपने आप से कहने लगती है कि तो उसके बारे में इतना क्यों सोच रही है, वो इतना भी हैंडसम नहीं है। पर उसके दिमाग से तो यूनू का ख्याल जा ही नहीं रहा था। वो अपने आप से कहने लगती है कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ, मुझे ये क्या हो रहा है। तभी यूनू टॉवल में बाहर आ जाता है। हैन की तो उससे नजर ही नहीं हट रही थी, तो नर्वस होकर बताने लगता है कि अंदर मुझे बाथरूम नहीं मिला इसलिए मुझे ऐसे ही बाहर आना पड़ा। पर हैन तो उसे घुरे जा रही थी तो एक बाथरूम निकाल कर पहन लेता है और जैसे ही पीछे मुड़ने वाला होता है हैन उठकर सवार लेने चली जाती है। पर अंदर जाकर वो यूनू के बारे में ही सोच रही थी, तो अपने दिमाग को थोड़ा भटकाने के लिए वो कहती है कि क्या वो अपने आप को इतना हैंडसम समझता है जो ऐसे ही टॉवल में बाहर आ गया, क्या वो अपनी बॉडी दिखाना चाहता था। तभी अचानक से यूनू दरवाजा नॉक करके अंदर आ जाता है। तो हैन उसे देखते रह जाती है और अपने दिल को थोड़ा शांत करके उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि ये फ्लोर में काफी पानी रह गया था और तुम्हें ये पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं इसे साफ करने आया था। वो कहती है इट्स ओके, तुम जाकर अपने बाल सुखा लो। फिर वो जाने ही लगता है कि हैन उसे रोकते हुए कहती है कि एक मिनट, कहीं तुम अपने बालों को बिना सुखाए यहाँ इसीलिए तो नहीं आए क्योंकि तुमने मिरर में अपने आप को देखा और सोचा कि तुम कोई सुपर मॉडल हो या हॉलीवुड के कोई हीरो समझते हो, बिना बाल सुखाए मेरे सामने आ गए। तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है,
तो हैन कहती है अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर अब तक यहाँ पे खड़े हुए क्या कर रहे हो, जाओ जाके अपने बाल सुखाओ। तो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर वो दोनों सो रहे होते हैं पर दोनों को नींद नहीं आ रही थी। दोनों ने अपना फेस दूसरी साइड किया हुआ था। हैन पूछते क्या तुम सो गए? तो कहता है नहीं, ये बेड थोड़ा छोटा लग रहा है क्या ये क्वीन साइज बेड है? तो कहती है ये किंग साइज है। वो कहता है कि पर फिर भी ये बेड काफी छोटा लग रहा है, लेकिन असल में तो ये दोनों के बीच में काफी जगह थी। हैन कहती है कि एक टाइम था जब हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर ही एक बेड पर सोया करते थे, पर यूनो को याद ही नहीं था कि वो दोनों कब आखिरी बार इस तरह से सोए थे। हैन कहती क्या तुम्हें याद नहीं है जब मैं पहली बार तुम्हारे होम टाउन गई थी? फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि 4 साल पहले जब यूनो उसे अपना होम टाउन दिखाने लाया था, हैन उसका रूम देख रही थी और उसका पूरा रूम तो मेडल, सर्टिफिकेट और अवार्ड से ही भरा हुआ था, क्योंकि वो बचपन से ही काफी अच्छा स्टूडेंट रहा है। वो आता है और काफी देर से वो कुछ कहने की कोशिश करता है, पर काफी हिचकिचाने के बाद वो कह देता है कि रात को यहीं रुक जाओ, जो सुन के हैन थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। यूनो कहता है कि काफी देर हो गई है। हैन भी घड़ी देखकर कहती है कि रात के 9 बज गए, काफी रात तो हो ही गई है, इतनी रात को कार चलाना डेंजरस हो सकता है। हैन कहती है कि हाँ ये तो सही है। तो वो कहता है कि फिर तुम इस रूम में सो जाओ और मैं सामने के रूम में हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। उसका वहाँ से बिल्कुल जाने का मन ही नहीं था, पर हैन भी वो समझ जाती है। तो यूनो उसे गुड नाइट कहकर धीरे से वहाँ से चला जाता है। हैन तो उसके बारे में सोचकर स्माइल कर रही थी। अब यूनो उसके रूम के बाहर था और उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी चांद को देखकर उसको आइडिया आता है, तो वो उस रूम की खिड़की से नॉक करता है जिसमें हैन सो रही थी, और वहीं खिड़की के नीचे ही वो छुप जाता है। फिर हैन खिड़की खुलते ही वो सामने आ जाता है और कहता है कि आज चांद कितना ब्यूटीफुल है ना, तो हम दोनों साथ बैठकर चांद को देख सकते हैं। हैन तुरंत जवाब देती है कि ठीक है, फिर आ जाओ। वो तो ये सुनते ही दौड़कर रूम के अंदर चला आता है। फिर वो दोनों साथ खिड़की के सामने बैठकर चांद को देखते हैं और वहीं पर साथ में सो गए थे। फिर प्रेजेंट में यूनो पूछता है कि हम दोनों उस सिंगल बेड पे कैसे सो गए थे? तो हैन बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो गए थे। तो ये सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या सच में हमने ऐसा किया था? फिर हैन पूछती है अगर ये बेड छोटा होता तो क्या तुम ऐसे लिपट कर सोते? ये सुन के यूनो तो और नर्वस होते हुए कहता है कि हमारे बेड पर तो बहुत जगह है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन हैन तो उसकी ओर फेस करके पूछती है क्या तुम वैसे ही लिपट कर सोना चाहोगे? ये सुन के तो वो उसके ओर देखने लगता है। तो उसे कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी, इसलिए डरो मत। यानी हैन भी जानती थी कि वो उसे डरने लगा है। फिर दोनों दूसरी ओर फेस करके सोने की कोशिश करते हैं। अब अगली सुबह वो केयर टेकर अपना डॉग लेने के लिए वापस आता है और वो यंगसन को 100 मिलियन वन का चेक लौटा देता है और कहता है कि हमें जल्दबाजी में ये फैसला कर लिया, पर डॉग हमारी फैमिली की तरह है, इसीलिए हमें उससे दूर नहीं भेज सकते। यंगसन तो वो चेक ले लेता है, पर डॉग की ओर गन तान देता है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है अपने डॉग को बेचने के लिए तो क्यों ना मैं इसे मार दूं। ये बोलकर वो गोली चलाने ही जा रहा था, पर यूनो आकर उसे रोक लेता है और केयर टेकर को उसका डॉग दे देता है। यंगसन उसे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे रोका क्यों? तो वो कहता है कि उसने बताया ना कि ये डॉग उनकी फैमिली का हिस्सा है। इस पर यंगसन कहता है कि अगर ये कोई स्ट्रीट डॉग होता या कोई लावारिस कुत्ता होता फिर तो मैं उसे मार सकता था ना। ये बोलकर वो एक अजीब सी स्माइल देते हुए चला जाता है। इधर ग्रैंडपा एंड बाकी सब सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। इसमें सभी को एक अनजान बंदा दिखता है और ग्रैंडपा उन्हें पहचान जाते हैं कि ये उनका बड़ा बेटा वॉमसेक है। तो ग्रैंडपा उन्हें उसके बारे में पता करने के लिए कहते हैं और सभी को शहर वापस चलने के लिए कहते हैं। इधर उस केयरटेकर ने यंगसन की बातें सुनी थी, जिससे उन्हें याद आता है कि लगभग 20 साल पहले यहाँ एक ऑर्फनेज हुआ करता था, जहाँ एक 13 साल के बच्चे ने एक जर्मन शेफर्ड को बुरी तरह से मार दिया था। तो उस कुत्ते के ओनर ने जब पुलिस कंप्लेन की थी तो पुलिस आकर उसे पूछताछ करने लगी थी। उसे पूछा गया था कि तुमने इतने कीमती डॉग को क्यों मारा? तब उस बच्चे ने कहा था कि एक कीमती डॉग और एक नॉर्मल डॉग में क्या फर्क है? अगर मैं कीमती डॉग को नहीं मार सकता तो क्या मैं किसी नॉर्मल डॉग को मार सकता हूँ? तो वहाँ मौजूद सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उस टाइम में ये कपल भी वहीं पर प्रेजेंट थे। तो केयरटेकर को उस बच्चे की बात और यंगसन की बात काफी सिमिलर लगती है। उन्हें डाउट होता है कि कहीं वो बच्चा ही तो ये यंगसन नहीं है। इधर हम यंगसन को देखते हैं जो क्वींस टावर के पास ही अपना होटल रूम लिया हुआ था और वो काफी कृपया अंदाजे से क्वींस टावर की ओर घूरे जा रहा था और वो हैन को कॉल करके बताता है कि हर्सायना के प्रेसिडेंट मिस्टर हरमन के साथ तुम्हारी एक मीटिंग बुक कर दी है। जो सुनकर हैन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई तो वो आराम से 1 बिलियन क्लब में ज्वाइन कर लेगी। पर तभी उसके पास कुछ ईमेल्स आते हैं जो कि उन सारे मेडिकल रिसर्च सेंटर से आए थे जो हैन ने अपने इलाज के लिए कांटेक्ट किया था, लेकिन सबका रिप्लाई आया था कि वो उसका इलाज नहीं कर सकते। जो देख के काफी दुखी हो जाती है और अपने आप से कहती है कि क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? जब मैं 1 ट्रिलियन क्लब में ज्वाइन करने के इतने करीब हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इतने सारे आइलैंड्स खरीदे हैं जहाँ पे मैं कभी गई भी नहीं। मेरे इतने सारे लिमिटेड एडिशन कपड़े हैं, ज्वेलरी है, वॉचेस है, सैंडल है, पर्स है, मैंने इन्हें कभी यूज भी नहीं किया। तो फिर मैं ऐसे कैसे मर सकती हूँ? ये सब तो मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा।
फिर वो यूनू के रूम में जाती है और उसे देखते हुए कहती है कि मेरे लिए सबसे बड़ा विश तो तुम्हारा होगा। अगले दिन हैन ऑफिस आती है जहाँ वो बस यूनू को देखे जा रही थी। उसको देखते हुए उसका दिल आज फिर से धड़कने लगा था। अब तक तो ये समझ में आ चुका था कि हैन यूनू से प्यार करती है, बस उसे जताना नहीं आता, क्योंकि हैन हमेशा काम में बिजी रहती है और अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस भी है। पर यूनू अपने काम में बिजी था और हैन को नहीं देखा होता है। हैन सेक्रेटरी से पूछती है कि क्या किसी शादी को 3 साल हो चुके हैं और उसका हस्बैंड बहुत हैंडसम होगा और उस औरत को अपने पति को देखकर उसकी धड़कनें तेज हो सकती है। तो सेक्रेटरी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, शायद वो बीमार होगी, उसको दिल की बीमारी होगी। क्या आप उस लड़की को जानती हैं? हैन कहती है हाँ जानती हूँ। कभी कभी वो अपने हस्बैंड के आंखों में देखकर वो खो जाती है। उसका मन करता है अपने हस्बैंड को गले लगाने का, क्योंकि अपने हस्बैंड के लिए उसको बुरा लगता है कि उसे इस दुनिया में कितना कुछ झेलना पड़ता है। और कभी कभी अपने हस्बैंड के चौड़े शोल्डर देखकर वो चाहती है कि उसका हस्बैंड आकर उसे हग करे। कभी कभी उसे अपना हस्बैंड चलता फिरता किसी डायनामाइट लगता है। इसे वो बाहर किसी भी लड़की के सामने नहीं आने देना चाहती। और ये सब सुनकर सेक्रेटरी कहती है कि शायद उस लड़की का दिमाग खराब है, एक बार उसे किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए कह देना। मुझे लगता है कि उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, वरना शादी के बाद ऐसा कौन सोचता है। तो हैन चली जाती है डॉक्टर के पास, जहाँ उन्हें बताती है कि आजकल मैं बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ, मुझे दूसरों पर बहुत ज्यादा दया आती है, पर ऐसा मैं पहले बिल्कुल नहीं थी, मुझे उनके लिए बहुत सहानुभूति फील होती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं हैन एक बिल्ली को खाना खिलाने के लिए बारिश में उसके लिए छाता लेकर खड़ी हुई थी। फिर ऑफिस में एक बंदे को जॉब पर ही रख लेती है, क्योंकि उसका बेटा इंक्यूबेटर पे था। वहीं उसके एक एम्प्लॉय को रोना हुआ देखकर उसको भी रोना आ गया था, क्योंकि उस एम्प्लॉय की मॉम बहुत बीमार थी। वो डॉक्टर को बताती है कि मैं ऐसे कभी दूसरों के लिए नहीं रोती। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में ऐसी फीलिंग्स को ऐसा फील होता है। तो वो कहती है कि आपका मतलब है कि मैं मरने वाली हूँ, पर आप गलत हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मुझे ठीक नहीं कर सकते तो बस देखना, कोई ना कोई मिरेकल जरूर होगा। आप तो जानते हैं कि मैं कितने बार मरते मरते बची हूँ, मेरे उस मिरेकल लक की वजह से है, और इस बार भी कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा जो मुझे इससे बचा लेगा। ये बोलकर वो चली जाती है। यूनू और हैन के डैड उनके बड़े भाई यानी बॉम्बसेक से मिलने आते हैं और उन्हें पहाड़ी में जाने के बारे में पूछते हैं, पर वो तो कह देते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, बस डैड से मिलना चाहता था, पर उस सियोली ने मुझे मिलने नहीं दिया। उस फिशिंग के टूटने के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। बॉम्बसेक उसे डैड से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बॉम्ब उसे मना कर देता है और यूनू के साथ घर लौट आते हैं, जहाँ वो यूनू से कहते हैं कि तुम्हें लगता होगा कि हमारी फैमिली कैसी है, जो एक दूसरे पर ही लॉ सूट फाइल करते रहते हैं। हमारे बीच कितना कुछ कैसा होता है जिन्हें तुम इतने टाइम तक संभालते आए हो। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ये बोलकर वो अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो शियोली से पूछते हैं कि क्या बॉम्बसेक आपसे मिलने आया था और डैड से मिलना चाहता था। शियोली मना कर देती है कि वो तो मुझसे नहीं मिला। उधर हैन के मॉम बटलर से यंगसन का पूरा बैकग्राउंड पता करने के लिए कहती है, तो वो उसका पीछा करने लग जाती है, पर यंगसन उसे पकड़ लेता है। पर वो इससे हैरान नहीं था, बल्कि वो तो अंदर उसको बिठाकर बात करता है और उसी से उल्टा क्वींस फैमिली की इन्फॉर्मेशन ले रहा था। बटलर उसे पूछती है कि क्या आपका और हैन के बीच कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं तो हैन और यूनू की शादी तोड़ना चाहती हूँ। तो इसका रीजन पूछता है, तो वो बताती है कि मैंने हमारे देश के बड़े बड़े घरों के बीच में रिश्ता करवाया है, लेकिन मैं सिर्फ क्वींस फैमिली की बेटी की शादी नहीं करा पाई। इससे मेरा इमेज खराब हुआ था। अपने इमेज को फिर से बनाने के लिए मैं उन दोनों की शादी तुड़वा कर रहूंगी। इस पर यंगसन कहता है कि फिर से वही गलती मत करना, क्योंकि इससे तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। इस पर वो कहती है कि मुझे किसी ने करने के लिए कहा था, पर यूनू ने आकर उस जंगली सुअर को मार दिया और हैन को बचा लिया। मैंने ये सोचा नहीं था कि यूनू इतना माहिर निकलेगा। अब ये बटलर किसी के कहने पर ये काम कर रही है और यंगसन किसी इरादे से क्वींस फैमिली में आया है, और ये हमें आगे ही पता चलेगा। इधर यूनू अपने फ्रेंड यंग के साथ उसे हैन को जंगली सुअर से बचाने की बात करता है। इसके बाद हैन की फैमिली उसे थोड़ा अलग सा ट्रीट कर रही है। हैन के डैड तो मेरी कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर रहे हैं, जो सुन के यंग कहता है कि तू बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, इसी तरह सबका दिल जीत जा, स्पेशली हैन का, तो वो जरूर अपना व्हील चेंज कर लेगी। तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस इस फैमिली से सही सलामत आजाद होना चाहता हूँ। फिर यंग कहता है कि फिर तो तू ये इटालियन सूट को गुड बाय कह दे, तेरी लग्जरी कार, डिजाइनर सूट, महंगे महंगे वॉच को भी बाय बाय कह दे, और इसके साथ ही हैन की सारी दौलत को गुड बाय बोल दे और अपने उस छोटे से गाँव में चला जा, जहाँ तेरी फैमिली तेरा स्वागत तो बिल्कुल नहीं करेगी। ये सब सुन के यूनू तो सोच में पड़ जाता है, और उधर उसके होम टाउन में उसका बड़ा भाई जो जिम चलाता था
उससे वो बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पा रहा था क्योंकि उसके जिम के कोई कस्टमर नहीं होते थे। इसलिए उसने बच्चों को बॉक्सिंग सिखाने का काम शुरू किया, पर सारे बच्चे उनके बॉक्सिंग क्लास में भी छोड़ के चले गए और आज आखिरी स्टूडेंट आया था, लेकिन उसने भी ये बॉक्सिंग क्लास छोड़कर एक ताइक्वांडो क्लब में ज्वाइन करने के लिए चला गया था। इसीलिए तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी उसकी बहन मिशन आती है तो वो दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं क्योंकि दोनों का ही यहाँ बिजनेस नहीं चल रहा था और अगर इस टाइम में यूनू ने हेन को डिवोर्स दे दिया तो फिर हम लोग तो रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि हेन ने इस टाउन में शादी के टाइम 2 बिल्डिंग्स खरीदी थी। एक में मिशन रहती है जहाँ वो अपनी ब्यूटी पार्लर चलाती है और दूसरे बिल्डिंग में बड़ा भाई रहता है। तो अगर हेन और यूनू का डिवोर्स हो गया तो हेन ये दोनों बिल्डिंग उनसे ले लेगी। इसलिए मिशन आइडिया देती है कि क्यों ना हम दोनों सोल चलें और हेन को डिवोर्स ना लेने के लिए मनाएं, और बताती है कि मैंने उसके नंबर पे कई बार कॉल किया लेकिन उसने कॉल ही नहीं उठाया, इसलिए हमें सोल जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने भाई के साथ सोल के लिए निकल जाती है। इधर यूनो अपने दोस्त के साथ होता है जो उसे कहता है कि तू पहले तो इस प्लान के खिलाफ था पर अब लगता है कि तुझे समझ में आ गया, पर एक बात ध्यान रखना कि हेन के सामने पकड़े मत जाना कि तू उसकी केयर करने का बस नाटक कर रहा है, वरना हेन और स्पेशली उसके डैड क्या कर सकते हैं ये तू जानता ही है। वो कहता है कि जब मैं और तुम किसी को कुछ नहीं बताएंगे तब तक किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब यूनो हेन के साथ नाटक कर रहा है या बस अपने दोस्त के सामने ये दिखावा कर रहा है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर यूनू के भैया और दीदी सोल पहुंच चुके थे। बड़े भैया कहते हैं कि क्या हमें यूनू को बताना नहीं चाहिए कि हम लोग हेन से मिलने आए हैं। मिशन कहती है कि अगर हमने उसको बता दिया तो वो हमें हेन से मिलने नहीं देगा। तो दोनों भाई बहन फुल रेडी होकर हेन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन दोनों के पास हेन से मिलने का कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, इसलिए उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता है। पर मिशन कहती है कि तुम शायद नई आई हो इसलिए हमें नहीं पहचाना। ये बोलकर वो यूनू और हेन की वेडिंग फिक्स दिखाती है जिसमें ये दोनों उनके साइड में खड़े थे और कहती है कि हम दोनों हेन के फैमिली मेंबर्स ही हैं, इसलिए हमें अपनी फैमिली मेंबर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। पर रिसेप्शनिस्ट बिना अपॉइंटमेंट के उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही थी। पर तभी वहाँ हेन पहुंच जाती है जो मिशन को पहचान लेती है, तो वो उनसे बात करने आती है। दोनों ने उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसे अपना इंट्रो देते हैं कि मैं यूनू का बड़ा भाई होयुल हूँ और मैं उसकी बड़ी बहन मिशन। पर हेन कहती है मैं जानती हूँ। तो मिशन कहती है हमें तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे यूनू को हमारे यहाँ आने के बारे में पता नहीं है क्योंकि हम खास तुमसे बात करने के लिए आए हैं। हेन को भी मिस्टर हरमन से मिलने जाना था पर थोड़ा टाइम बाकी था, इसलिए वो उन दोनों से बात करने के लिए ऊपर चलने के लिए कहती है जहाँ उन्हें कॉफी भी पिलाती है। मिशन कहती है कि मैं तुम्हें कई बार कॉल किया था कुछ बात करने के लिए पर शायद तुमने कॉल पिक नहीं किया था। हेन कहती है कि मैं अननोन नंबर्स का कॉल पिक नहीं करती। इसे मिशन को तो समझ में आ जाता है कि उसका नंबर हेन के पास नहीं था। तो हेन उनके यहाँ आने के बारे में पूछती है तो मिशन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात शुरू करे, तो वो अपने डैड के 60th बर्थडे के दिन का कुछ बताने जा रही थी। ये सुनते ही हेन कहती है कि शायद आप लोग मुझसे नाराज हैं कि मैं उनके 60th बर्थडे के दिन आ नहीं पाई। दोनों कहते हैं कि हम बिल्कुल नाराज नहीं है, हमें पता है कि यूनू तुमसे बहुत अलग है, उससे झेलना इतना भी आसान नहीं है। वो भले ही तुम्हारे ऑपोजिट है पर आखिर तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो और प्यार करके ही तो शादी की थी ना। हेन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मिशन बोलते जाती है कि तुम दोनों हमेशा साथ में ही रहते हो, साथ में ही खाना खाते हो, कभी कभार छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। जैसे मुझे ही देख लो, मैं अपने हस्बैंड के साथ एसी चालू करने के लिए हमेशा झगड़ती हूँ पर फिर कुछ देर बाद अपने आप सब कुछ ठीक हो जाती है। हेन को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मिशन जैसे ही डिवोर्स की बात करने जा रही थी तभी सेक्रेटरी आ जाती है और हेन को बताती है कि मिस्टर हरमन से मिलने का टाइम हो गया है, अगर अभी नहीं निकले तो लेट हो जाएंगे। तो हेन उसे सॉरी कहती है कि हमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। तो मिशन कहती है ठीक है तुम जाओ, मुझे जो भी बताना था मैं तुम्हें वो सब मैसेज कर दूंगी पर मेरा नंबर सेव कर लेना। फिर ये दोनों भी हेन के साथ नीचे आते हैं। तो हेन कहती है मैं जल्दी आप लोगों से मिलने आऊंगी, जो सुन के दोनों तो बड़े खुश हो जाते हैं। होयल कहता है कि तुम चिंता मत करना, तुमने जो बिल्डिंग हमें खरीद के दी हम उसके अच्छे से क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग करते हैं। पर हेन को तो याद ही नहीं था कि उसने इनके टाउन में कोई बिल्डिंग भी खरीदी थी। तो सेक्रेटरी उसके बारे में याद दिलाती है। फिर ये लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हेन मिस्टर हरमन से मिलने के लिए चली जाती है जहाँ सेक्रेटरी उसे पूछती है कि आपके इन-लॉज आपसे मिलने के लिए क्यों आए थे। हेन कहती है पता नहीं, उन्होंने यूनू के डैड की 60th बर्थडे की बात की और कुछ इसको लेकर झगड़ा की बात कर रहे थे, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि वो लोग मुझे क्या कहना चाहते थे। कुछ देर में वो वीआईपी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है मगर वहाँ सिर्फ यंगसन बैठा था। मिस्टर हरमन के बारे में पूछने पर वो बताता है कि उनकी बेटी को थोड़ा चोट लग गई थी इसलिए उन्हें जाना पड़ा। हेन पूछती वो मीटिंग कैसे छोड़कर जा सकते हैं, तो कहता है कि वो एक फैमिली मैन है।
तो हैन कहती है हाँ, इसलिए तो उनकी 4 बार शादी हो रखी है। मैं यहाँ सारी प्लानिंग करके आई थी, फ्लोर का डिजाइन से लेकर सब कुछ मैंने रेडी करके आई थी। यंगसन कहता है कि एक तरह से ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि उन्हें कैसा स्टोर चाहिए वो मुझे पता है, इसलिए इससे तुम्हारा ही फायदा है। तुम्हें पहले से उनके पसंद के बारे में पता चल जाएगा। तो हैन उसे बताने के लिए कहती है कि मिस्टर हरमन को स्टोर का डिजाइन कैसा चाहिए। इधर यूनो को ऑफिस में अपने एक फ्रेंड से पता चलता है कि हैन मिस्टर हरमन के साथ मीटिंग के लिए गई हुई है, पर उनके साथ यंगसन भी है। ये सुनकर तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर यंगसन हैन के नए स्टोर का ब्लूप्रिंट देखता है और बताता है कि मिस्टर हरमन को 2 फ्लोर चाहिए, इसमें भी उन्हें अपने पसंद का डिजाइन चाहिए। लेकिन हैन ने जो डिसाइड किया था मिस्टर हरमन के लिए वो उससे बिल्कुल अलग था। यंगसन बताता है कि जो भी मिस्टर हरमन के डिमांड्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हर्षायाना के लिए वैसा डिजाइन बना सकता है, वो उसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेंगे। तो हैन कहती है कि पर उन्हें जैसा डिजाइन चाहिए उसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है अब। यंगसन कहता है कि हाँ, और इसीलिए तो ये तुम्हारे लिए फायदे की बात है। उधर यूनो को काम में मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो यंगसन के बारे में सोच रहा था। तभी एक कलीग आकर उसे बताता है कि मैंने सुना था आज शाम को आपके बड़े भाई और दीदी भी आए थे हैन से मिलने के लिए। जो सुन के यूनो हैरान हो जाता है। उधर मिशन हैन को मैसेज भेजने के लिए मैसेज लिख रही थी कि चाहे तुम दोनों के बीच में जो भी हुआ हो, हमें पता है कि गलती यूनो की ही होगी, पर ऐसे जल्दबाजी में डिवोर्स लेना सही नहीं होगा, इसलिए प्लीज क्या तुम डिवोर्स के बारे में और एक बार सोचोगी। यूनो तो पागल है, वो कुछ भी कह देता है, उसकी बातों को सीरियसली मत लेना। तो ये मैसेज लिखकर वो भेज देती है। इसके बाद तुरंत ही यूनो का उसे कॉल आता है। तो यूनो उसे पूछता है कि आप लोग यहाँ क्यों आए थे। मिशन बताती है कि हैन को तुम्हें डिवोर्स देने से रोकने के लिए, पर वो बिजी थी इसीलिए उसे बात नहीं हो पाई, लेकिन अभी मैंने उसे मैसेज कर दिया है। जो सुन के वो उन्हें बताता है कि मैंने उसे अभी तक डिवोर्स की बात बताई भी नहीं है। ये सुन के वो दोनों तो हैरान हो जाते हैं। अब बहुत देर हो चुकी थी, मैसेज जा चुका था। यूनो जल्दी से हैन को कॉल लगाता है, पर उस टाइम हैन वॉशरूम गई हुई थी, इसीलिए यंगसन उसके पर्स से फोन निकालकर कॉल कट कर देता है और उसके बाद उसके फोन को स्विच ऑफ कर दिया था, इसलिए वो हैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर यंगसन हैन से पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड किस तरह का इंसान है। हैन कहती है बहुत अच्छा है, और तुमने देखा भी तो था, वो मुझे बचाने के लिए जंगली सुअर के सामने आ गया था। यंगसन कहता है कि उसे मैंने हेजिटेशन करते हुए देखा था, वो तुम्हें बचाने आने से पहले बहुत हिचकिचा रहा था। उधर यूनो हैन को ढूंढते हुए घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो मीटिंग से वापस आ गई होगी, पर घर पे तो वो नहीं थी और उसका फोन भी ऑफ आ रहा था, इसलिए यूनो को हैन की फिक्र होने लगी थी, स्पेशली उसके फोन के लिए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसने मैसेज पढ़ तो नहीं लिया होगा। उधर हैन कहती है कि यही तो तुम दोनों में डिफरेंस है, जब मुझ पे वो सुअर अटैक करने वाला था तब तुम यूनो को देख रहे थे और वो मुझे बचाने आ रहा था। यंगसन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। हैन कहती है हाँ, पता नहीं तुम्हारे लिए प्यार क्या है, पर मेरा प्यार का मतलब है हर सुख दुख में साथ रहना, किसी भी हाल में एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाना है, चाहे आप कितने भी कर्ज में हो, आपके साथ रहना, मेरे लिए यही प्यार है। और ये बात यूनो ने उसे 4 साल पहले कही थी, पर ये कहकर थोड़ा सा वो रुक कर कहती है कि यूनो मेरे लिए ये सब कर रहा है। यंगसन कहता है कि जब लोग किसी बात को लेकर सीरियस नहीं होते तब वो थोड़ा रुक कर बात करते हैं, और तुम्हें देखकर यही लगता है कि तुम अपनी बात पर कॉन्फिडेंट नहीं हो। और सच में भी हैन कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी, इसलिए वो ड्रिंक करने लगती है। इधर यूनो काफी देर तक घर में ही वेट करता है, पर हैन का कॉल नहीं लगता। कुछ ही देर में यहाँ यंगसन पहुँचता है और हैन कार में सो रही थी। तो यंगसन बताता है कि हैन ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। तो यूनो तो यंगसन पर गुस्सा करता है कि हैन ज्यादा ड्रिंक नहीं करती, तो तुमने इसे कितना पिला दिया जो ये होश में भी नहीं है। तभी हैन उठ जाती है। तो यंगसन उसे कहता है कि कल सुबह याद से ऑरेंज जूस पी लेना, क्योंकि उसी से तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा। जो सुनकर यूनो को तो उस पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो हैन को लेकर अंदर जाता है और जाते हुए उसे पूछता है कि तुमने अचानक से इतना ड्रिंक क्यों कर लिया, तुम तो कभी इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करती थी। इस पे हैन कहती है कि मैं अब से कुछ नई चीज ट्राई करने वाली हूँ। ये मेरे साथ कितना अनफेयर है ना, मैंने बचपन से लेकर आज तक एक अलग ही जिंदगी जी है ताकि मैं एक हेल्दी जिंदगी जी सकूं, पर अब तो वो सब कुछ बेकार है। पर अब से मैं वही सब करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, अपनी मर्जी से जो चाहे वो बोलूंगी और उन सबको मार डालूंगी जो मुझे धोखा देंगे। वो तो ये सुनकर डर जाता है और पूछता है कि मार डालूंगी, इससे तुम्हारा क्या मतलब था। हैन कहती है जो तुमने सुना वही, जो मुझे धोखा देंगे मैं उन सबको मार डालूंगी। वैसे भी तो मेरे पास 3 महीने हैं, किसी को मार भी दिया तो मुझे क्या ही सजा हो जाएगी। वैसे भी तुम तो मेरा अटर्नी बनोगे, तो फिर मुझे किस बात की चिंता है। तो नर्वस होके पूछता है कि तुम कितनी आसानी से ऐसी बातें बोल देती हो। जो सुन के हैन उसकी ओर घूरने लगती है और उसे कहती है कि तुम बिल्कुल मत डरना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। जो सुन के यूनो तो और ज्यादा नर्वस हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, मैंने इतने बार कॉल किया। पर हैन को भी याद नहीं था, वो अपने पर्स में देखती है और वहाँ नहीं था। तो कहती है शायद कार में ही रह गया होगा। तो यूनो जल्दी से कार को रोकने जाता है, क्योंकि ड्राइवर तो कार लेकर यंगसन को छोड़ने के
के लिए गया था, पर तभी हैन देखती है कि उसके पॉकेट में ही फोन है। तो कहती है फोन मिल गया और फोन को स्विच ऑन करती है। अब हैन के हाथ में फोन देखकर यूनू तो भागकर उसके पास जाता है। फोन ऑन हो चुका था, हैन को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और वो मैसेज पे क्लिक करने ही जा रही थी। यूनू उससे पहले पहुंच जाता है और उसके दोनों हाथ को पकड़ लेता है, जिससे हैन का फोन नीचे गिर जाता है, पर दोनों करीब आ जाते हैं। तो हैन हैरानी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो नर्वस होते हुए कहता है कि पता नहीं, ये बोलकर वो उसका हाथ छोड़ देता है। पर हैन उसके हाथ पकड़कर उसे करीब ले आती है और कहती है मैंने कहा था ना कि मैं नई चीज ट्राई करने वाली हूँ। ये बोलकर वो उसे किस कर लेती है। इसे यूनू तो हैरान रह जाता है। फिर सीन पास्ट में 3 साल पहले जाता है और हम देखते हैं यूनू और हैन जर्मनी में एक पैलेस में हाथ पकड़कर घूम रहे थे और वो बहुत खुश हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हैन अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि वो एम्प्लॉय और उनके फैमिली के कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर खोलना चाहती है। ये सुन के सेक्रेटरी हैरान हो जाती है। फिर हैन कहती है मैं किसी के मदद करने के लिए ये नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने सेल्स बढ़ाने के लिए ये कर रही हूँ, क्योंकि किसी के फैमिली में कोई बीमार होगा तो वो एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए। पर ये सच नहीं था। वो लोगों को मदद करना चाहती पर अपने इमोशन दिखाना नहीं चाहती। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।